हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारे हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। तो 3rd चैप्टर रीड करने से पहले आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने 16 डेज रोड प्लान यानी कि 16 डेज प्लानर रोड मैप, आप जो भी बोलते हो, वो मैंने तैयार किया है, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से जाके अपना रोड प्लान बनाइए। एंड डेली टारगेट भी मैं शेयर करती हूँ एंड टेलीग्राम चैनल पर मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो आप प्लीज़ लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स एंड क्लासेस भी मैंने बता रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके जो सब्जेक्ट की आप बुक्स और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो गाइज, आज हम हिस्ट्री का 3rd चैप्टर रीड कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमने आज डेली टारगेट में हमारा 6 चैप्टर थे 6 क्लास की एनसीईआरटी के, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने ज्योग्राफी के ऑलरेडी रीड कर दिए हैं, समझा दिए हैं और वीडियो अपलोड कर दिया है। एंड देन अब मैं हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ूंगी, फिर मैं पॉलिटी के भी 2 चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो DSSB, EMRS, KVS, NVS एंड सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में 6 to 8 तक ही हिस्ट्री, SST में ही ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सीटेट पेपर 2 वाले आज ज़रूर देखें। और हम लोग इसलिए ये सीरीज कर रहे हैं DSSB, EMRS एंड KVS, NVS वाले, कि इससे हमारा बेस बन जाएगा और इससे भी हमारे उसमें पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है, तो हम एनसीईआरटी से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतोहा घर, भुतोहा मतलब भूतों का घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, हड़प्पा की कहानी। अब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। ठीक है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? जो अभी के आधुनिक कहाँ है? ये पाकिस्तान में है अभी। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता लगा कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। कैसा है? अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा खंडहर उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने द्वीपों में से एक शहर है, तो आंसर होगा यस, राइट। ठीक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, जो खंडहर मिला उसे हड़प्पा कहा गया, और हड़प्पा के बाद उससे जो भी चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ होगा। तो एक बार हड़प्पा की खोज कब हुई थी, मतलब पता कब चला? 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उन्होंने सोचा ईंटें अच्छी, निकाल ले गए वो। ठीक है, आज हड़प्पा कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। और देन उसके बाद 80 साल बाद पुरातात्विदों ने इसे खोज निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा मिला, इसलिए ये प्राचीन हो गई। उसके बाद जो भी चीज़ें मिली वो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही जाने लगी। ठीक है, सेम वैसे ही है कि मेरे दादाजी आए, दादाजी के बाद डैडी, पापा, मम्मी, ऐसे करके बच्चे आए, तो हम लोग उनके नाम से ही जाने जाते हैं। सेम ऐसे ही पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का वाला घर मिला, उसके बाद जो चीज़ें मिली वो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें बन गई। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में
कोई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग का हिस्सा बड़ा था लेकिन निचला था। यानी कि इनको जो हड़प्पा सभ्यता था इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन नीचे स्थान पर बना था, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। निचले भाग को निचला नगर कहा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊंचे भाग को ऊंचाई नगर दुर्ग कहा और नीचे भाग को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंट की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गईं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनवाया गया। तो एक खास तालाब कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, ध्यान रखना, जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा। अगर क्वेश्चन आता है महान स्नानागार कहाँ था तो आप आंसर लगाएंगे मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इस तालाब को बनने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखना, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। किसकी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ, कितने तरफ से हैं? 2 तरफ से। ध्यान रखना, ये लाइन आती है, ठीक है। अगर उसमें आ जाए कि इस सरोवर में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ, तो गलत है। कितने तरफ से? 2 तरफ से। और चारों ओर कमरे बनाएंगे। कमरे चारों ओर हैं और सीढ़ियाँ 2 तरफ हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। तो सबसे पहले महान स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। और बना कैसे था? ईंट और प्लास्टर का बना था और प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगाते थे। क्यों? जिससे कि पानी का रिसाव ना हो। और इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे थे, ठीक है। और पानी कहाँ से भरते थे? कुएं से भरते थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते थे। और विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो आप नोट्स बनाएंगे तो सीधे लिख लेना कालीबंगा एंड देन आगे अग्निकुंड। तो आपको रिकॉल रहेगा कि कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है, ठीक है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या किए जाते हो? यज्ञ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में क्या मिले हैं? भंडार गृह। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि भंडार गृह कहाँ से मिले? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो आप टिक कर दोगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल तीनों जगह से हमें भंडार गृह मिले हैं, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये है हमारा मैप। ये रहा हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए, ये है हमारा महान स्नानागार। ये देखिए, इसकी दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ हैं और ये चारों तरफ घर बने हुए हैं, ठीक है। भवन, नाले, सड़कें। अब आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा नगरों की ईंट की चिनाई। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कितने? 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सब घरों में नहीं, कुछ घरों में, ठीक है। अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। मतलब कई नगरों में ढके नाले थे और सावधानी से इन्हें सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। कौन नालियों से? सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता। किनको? घरों की नालियों को, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी, ठीक है। घर की नाली सड़क की नाली से जुड़ी और सड़क की नाली जाके आगे बड़े नाले से जुड़ जाती थी। नाले के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कें, घर का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हर लाइन इम्पोर्टेंट है, हर लाइन को ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छे से
जो बता रही हूँ वो पॉइंट नोट कर लेना, आपका सीटेट का पेपर नहीं रुकेगा। और हम लोग अपना DSSB MRS TGT के लिए जो फोकस कर रहे हैं उसमें भी लाइन टू लाइन आता है, तो ये हमारा बेस है, अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभव यहाँ के शासक थे, ठीक है। यहाँ भी संभव है, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, मोहरों पर तो लिखते ही थे। जो लिपिक क्या करते थे, जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। यानी कि लिपिक थे इन नगरों में जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, पर वो उनके आपसी समय नहीं मिले, यानी कि बचे नहीं वो, ठीक। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी याद रखेंगे, जो लोग थे लंबी यात्राएं करते थे वो क्या करते थे, उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ ही क्या लाते थे, सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अगर स्टेटमेंट आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा। जिन्होंने NCERT नहीं रीड होगी वो रॉन्ग करके आएंगे डेफिनेटली, और जो NCERT रीड कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं वो आप रॉन्ग करके नहीं आओगे। तो सुदूर देशों से वस्तुएं भी लाते थे और वहाँ की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क है और उसमें बना नाला, ये देखो ये सड़क है और ये नाला है, ठीक है। एक कुआं और नीचे ये क्या है, मोहरे हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर पत्थर के बांट, देखो ये बने हैं तुम्हारे पत्थर के बांट, ठीक है। इतने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है चर्ट पत्थर का यूज किसके लिए होता है, तो किसके लिए, बांट बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। चर्ट पत्थर का यूज, किस पत्थर का, चर्ट पत्थर का यूज बांट बनाने के लिए किया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। इनसे क्या करते थे, बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलते थे। मध्य बाएं में मनके, इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए हैं। ये है आपके मनके, ये किससे बनाए जाते थे, कार्नियल पत्थरों से। तो ध्यान रखेंगे, चर्ट पत्थर से बांट बनते थे और कार्नियल पत्थरों से क्या बनते थे, हमारे मनके बनते थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। पत्थरों के धारदार फलक, ये देखो ये पत्थरों के धारदार फलक हैं, ठीक है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। तो अगर पूछता है कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो कहाँ से बताएंगे आप, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातात्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। जो भी पुरातात्वविदों को हड़प्पा से चीज़ें मिली हैं वो किससे बनी हैं, पत्थर से बनी है, शंख से बनी है, ध्यान रखना शंख, ठीक है। तांबे, कांसे, सोने, चांदी, यानी कि पत्थर, शंख, नंबर 3 तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, यानी कि तांबे और कांसे से क्या बनाते थे, औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। किससे, तांबे और कांसे से। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। सोने चांदी से गहने और बर्तन, तांबे और कांसे से
औजार, हथियार, गहने, बर्तन सब बनाते थे। और सोने चांदी से केवल गहने बर्तन, नॉट हथियार, ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया। बाँट किसके बनते हैं? चर्ड पत्थर के, और मनके कार्लियल पत्थर से बनते हैं, कार्निलियन पत्थर से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? पत्थर की। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। कैसी मोहरें थी हड़प्पा सभ्यता की? मोहरों को कैसे बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? पत्थर से, और कैसे? आयताकार, ठीक है। और इन पे किसके चित्र मिले? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका यूज करते थे? काले रंग की डिजाइन के बने हुए लाल मिट्टी के बर्तन, यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, और उनमें काले रंग की डिजाइन होती थी। ये भी याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन वाले खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं। अध्याय 2 में तुम जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नेक्स्ट, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ? 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, जहाँ से खेती के प्रमाण मिले थे। कौन सा? जौ के प्रमाण सबसे पहले, ठीक है। मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। और जीएस के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जीएस चलाते हो, कहाँ से जीएस कंप्लीट करें, कहाँ से जीएस कंप्लीट करें? यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जीएस यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखो, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कपड़े के टुकड़े किससे मिले हैं? चांदी के फूलदान के ढक्कन से, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियाँ, सूत, कताई का संकेत मिला है। किसका संकेत मिला है? पकी मिट्टी, फ्योन से बनी तकलियाँ, सूत, कताई का संकेत मिला है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा देखकर आकर्षक ढंग से बनाया गया। जो मूर्ति दिखाई थी, कैसे बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ठीक है। तो बर्तन बनाने वाला, ठीक है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है। तो ये विशेषज्ञ होते हैं अपने काम में। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम को प्रशिक्षण में हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब आगे मैंने फ्योन्स के बारे में जिक्र किया था। तो फ्योन्स क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख कैसे पाए जाते हैं? प्राकृतिक तौर पर। लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ध्यान से सुनना। तो फ्योन्स क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? उसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। वस्तुएं बन जाती थी, फिर उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग को प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग होते थे। मतलब जो परत चढ़ती थी, उस परत का रंग कैसा होता था? नीला या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे, ठीक है। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन, ठीक है, ध्यान रखना। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उन उत्पादन
उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो कच्चा माल है या तो प्राकृतिक रूप से मिला या फिर किसान उनका या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं की अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। जो लकड़ी है, धातु के जो अयस्क हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कह सकते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, ये बहुत ही लेसन इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभव आज की राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो आप ध्यान से लिख लेंगे, तांबे का आयात राजस्थान से और पश्चिमी देश ओमान से। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टिन थी। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ क्या मिलाते थे? टिन। ठीक है, कांसा कैसे बनता है? ऐसे लिखेंगे कांसा, आगे लिखेंगे तांबा प्लस टिन, तो तांबा और टिन मिलकर कांसा बनता है। ठीक है, आयात, जो टिन का आयात कहाँ से होता था? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टिन थी, और टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगान से भी किया जाता था। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे या जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। अभी तक हम गेहूं, जौ के बारे में पढ़ रहे थे, कपास के बारे में पढ़ा, पर दाल, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। ठीक, कुत्ते के बारे में पढ़ा, भेड़ बकरी के, पर गाय और भैंस, भेड़ बकरियां पालते थे। वस्तुओं के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। किसको? बेर जैसे फलों को। मछलियां पकड़ते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। धौलावीरा नगर कहाँ बसा है? कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना, कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। यह वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा 2 भाग में था, पर एक्सेप्शन है क्या कि धौलावीरा कितने भागों में डिवाइड था? 3 भागों में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। ठीक है,
तो बड़े धौलावीरा 3 भागों में बटा था। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्य होता था। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदाया गया मिला था। कहाँ से? धौलावीरा में। और इसे लकड़ी में जला गया होगा। आमतौर पर हड़प्पा में क्या लेख, मोहर जैसी छोटी वस्तुएं मिली हैं, पर ये बड़े बड़े लेख पत्थरों पर नहीं मिला। ये कहाँ मिला हमें? धौलावीरा में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कहाँ बसा है? गुजरात की खंभात की खाड़ी, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है लोथल नगर। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी दबाने से अपनी बनी उनकी छाप लेते थे। देखिए, पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई कुछ महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगरों में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी थी, यानी कि जैसे कोई चीज़ भेजनी है तो वो मोहर क्या होती थी? गीली मिट्टी पर ऐसे दाबी जाती थी तो वो अपना निशान छोड़ देती थी। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ये जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता था। तो बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने यानी कि जो जैसे थैला बंद कर दिया, थैले के मुंह के पास गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप मोहरबंदी कहते हैं। मोहर की छाप को क्या कहते हैं? मोहरबंदी, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। कब? 39 साल पहले अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों का झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। जो सड़कों पर कैसे घर बनने लगे? झुग्गी नुमा। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण से ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में एक नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। कहाँ? पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियां बनाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम 5 और 8 अध्याय में पढ़ेंगे। तो गाइस, ये था आज हमारा 3rd चैप्टर हिस्ट्री का। इसमें इम्पोर्टेंट शब्द कौन से थे? नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपक, मुहर,
शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जब देखेंगे तो आपको पिछली कहानी याद आएगी कि पीछे हमने क्या पढ़ा है। और ये है हमारी इम्पोर्टेंट डेट। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? 7000 वर्ष पहले। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो ये चीज़ें जरूर ध्यान दिया करो जो तिथियाँ दी हैं, ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत 39 साल पहले। एंड अन्य नगरों का विकास 25 साल पहले। 7000, 4700 एंड 3900 एंड 2500, ठीक है, साल पहले। तो ये था हमारा थर्ड लेसन गाइस। ये है हिस्ट्री के लेसन है, ये थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। और ये रोड मैप की वीडियो मैंने बना दी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि हमारा DSSB एग्ज़ाम को क्लियर करने का रोड मैप क्या है, वो देख सकते हैं। और हम ये BPSC का अगर नोटिफिकेशन आता है तो क्लासेस की टाइमिंग बढ़ जाएगी और रीडिंग की भी टाइमिंग बढ़ा दूँगी। और जो केवल DSSB का ही फोकस कर रहे हैं तो उनका रोड मैप उनके पास है, वो उसी हिसाब से पढ़ें। बाकी अगर BPSC का नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम अगर मार्च में ही होता है तो उनके लिए मैं 50 डेज का रोड मैप बनाऊंगी और उन्हें उस हिसाब से पढ़ाऊंगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही हो। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और डेली टारगेट दोस्तों शुरू हो गया है। डेली टारगेट में आज 6 चैप्टर करने थे, जिसमें से मैंने 2 ज्योग्राफी करा दिए हैं, 1 हिस्ट्री का हो गया है एंड 1 हिस्ट्री का रह गया है और 2 पॉलिटी के चैप्टर रह गए हैं, जो कि मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगी आपको। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।